हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। तो ये मैंने सिलेबस के अनुसार ये नाम दिया चैप्टर का। इसके बाद इसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी है और स्वच्छता है, तो उसको अलग अलग चैप्टर के हिसाब से नाम देंगे। तो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं। हालांकि आपको बहुत सी बार इसका उत्तर याद हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है ना, इसकी स्टडी करना जरूरी है। तो देखिए, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है? तो सामान्यतः अपन मानते हैं कि जब जो शरीर है ना, यानी कि शरीर की रोग मुक्त जो अवस्था है, उसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे देखिए, स्वास्थ्य, इसका अर्थ है शरीर की रोग मुक्त अवस्था। शरीर की रोग मुक्त अवस्था। तो शरीर की जो सामान्यतः रोग मुक्त अवस्था है, उसी को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी अपना शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। और इसके अलावा देखते हैं हम कि शरीर की जो रोग मुक्त अवस्था है, इसी के साथ साथ क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता की स्थिति हो। तो शरीर की रोग मुक्त अवस्था के साथ 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 मानसिक मानसिक शारीरिक शारीरिक व सामाजिक सामाजिक संपन्नता 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 को स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वास्थ्य कहा जाता है। देखिए, शरीर की रोग मुक्त अवस्था के साथ साथ मानसिक यानी मस्तिष्क की, शारीरिक यानी शरीर की, और सामाजिक संपन्नता। स्वाभाविक है, जब हमारा शरीर और मानसिक स्थिति बढ़िया रहेगी तो धीरे धीरे समाज में क्या होगी? प्रतिष्ठा होगी। आप अनुमान लगा सकते, कोई एक व्यक्ति बीमार है, तो बीमार व्यक्ति की समाज में कोई प्रतिष्ठा होती है? नहीं होती। अरे बेचारा बीमार है, तो इस प्रकार से। और अगर ये सभी शरीर रोग मुक्त, शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग नहीं है, तो उसका मानसिक स्तर भी बढ़िया रहेगा। मानसिक स्तर बढ़िया है तो शारीरिक स्तर भी बढ़िया रहेगा, और साथ साथ उसकी क्या होगी? सामाजिक संपन्नता बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य कहा जाता है। तो एक बार देखिए, शरीर की जो रोग मुक्त अवस्था है, इसी के साथ साथ शारीरिक, मानसिक या सामाजिक जो संपन्नता की स्थिति रहती है, उसे क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य कहा जाता है। एक सामान्य परिभाषा है ये। तो संपन्नता को स्वास्थ्य, या यूं भी कह सकते, संपन्नता की स्थिति को क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य कहा जाता है। और इसके बाद चलते हैं आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार तो इसमें 3 चीजों पर दिया जाता है जोर: वात, पित्त और कफ। ये तो आज भी यूं मानो, इतने वर्षों पहले आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे, जैसे चरक, अत्रे, सुश्रुत, क्या बोला है मैंने? 3 वैज्ञानिक है। जैसे स्टार्टिंग में चलते हैं, जैसे चरक, अत्रे, सुश्रुत, सुश्रुत, ये तो ये आयुर्वेद के। इनमें से सर्जन कौन सा वैज्ञानिक है? ये जो है ना, सर्जन कहलाते हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना, आधुनिक आधार सर्जरी की जो आधारशिला रखी थी, वो सुश्रुत ने रखी थी। मतलब इतने वर्षों पहले इन्होंने क्या है? शल्य चिकित्सा का कार्य करते थे। और ये सामान्यतः जिसको कहते हैं ना, आधुनिक डॉक्टर, आज के जो मानते, ये प्राचीन डॉक्टर थे, अर्थात आयुर्वेदाचार्य थे। भारत के प्रतिष्ठित जो माने गए ना, सर्जरी बाद में प्रारंभ हुई, इन्होंने पहले से ही कर दी थी ये। तो आयुर्वेद के अनुसार जो है, वात, पित्त और कफ कौन सी अवस्था में हो? सम अवस्था में हो। सम अवस्था में हो, यानी न तो ये अधिक हो और न ये कम हो। तो इस स्थिति को भी क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य कहा जाता है।
तो एक बार फिर देखना आप अच्छी तरह से। वात पित्त कफ सम हो, इनमें से कोई न ज्यादा हो और न कोई कम हो। साथ में भोजन को जो पचाने वाली जो अग्नि रहती है वो भी क्या हो, अच्छी तरह से कार्य करी हो, ठीक करी हो, और शरीर का तापमान क्या हो, निश्चित हो, यानी उचित हो। तो देखिए ये तो 3 है सही। तो ये कौन सी अवस्था में हो, सम अवस्था में। दूसरा भोजन को पचाने वाली अग्नि ठीक हो, वह तापमान उचित अवस्था में हो, उचित अवस्था में हो। तो इसे क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य। तो एक बार भी देखें आयुर्वेद के अनुसार, वात पित्त कफ सम अवस्था में हो, यानी इनकी मात्रा न तो अधिक और न ही कम हो, तथा भोजन को पचाने वाली अग्नि ठीक हो, तथा तापमान उचित अवस्था में हो। तो इसे शरीर, इस स्थिति को क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे, यानी शरीर क्या एक प्रकार से स्वस्थ है। इस प्रकार से अभी देखो, वात मतलब वायु, पित्त मतलब पित्तरस, जानते हो आप, महत्वपूर्ण। देखिए आपने पहले भी ये आमाशय और ये यकृत, और इसमें ये पित्तरस। हालांकि यकृत कोशिकाएं बनाती पित्तरस को, ये पित्तरस है। तो यकृत के अंदर जो है ना कोशिकाएं, वो क्या बनाती, पित्तरस बनाती है, पित्तरस। और ये शरीर का महत्वपूर्ण रस होता है, क्योंकि जो ग्रहणी के जो एंजाइम कार्य करते हैं ना, वो किसके कारण करते हैं, पित्तरस के कारण ही कार्य करते हैं, क्योंकि पित्तरस उनको क्या है, सारे माध्यम प्रदान करता है। और ये आमाशय के अंदर जो क्रियाशील होते हैं वो भी क्या है, इस पित्तरस के कारण ही होते हैं। हालांकि पित्तरस क्या है, में कोई एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ ये माध्यम प्रदान करता है ये। तो कहने का अर्थ है कि पित्तरस का क्या है, आपने देखा होगा जब भोजन अधिक मात्रा में ग्रहण, जैसे 4 रोटी की क्षमता है अपनी, अब 6 रोटी खा ली, 8 रोटी खा ली, तो क्या होगा, पित्तरस भी उतनी अधिक मात्रा में स्रावित होगा। तो फिर क्या, भोजन ऊपर आएगा, तो यानी उल्टी का या जो कहते हैं ना डकार आएगी, जैसे चर की डकार आना, इस टाइप की। और बहुत सी बार जो उल्टी जो होती है वो पित्तरस की मात्रा बढ़ने के कारण। तो पित्तरस भी समवस्था में हो। और कफ का मतलब ये जो गले में यानी श्वास नली में जो द्रव बनता है, यानी कफ निकलता रहे, तो इस प्रकार से कफ श्लेष्मा होता है, जो मस्तिष्क द्वारा धीरे धीरे क्या होता है, नासिकाओं में होता हुआ इसमें जो श्वास नली है उसमें जाता है। तो कफ की अवस्था ठीक रहेगी तो श्वास क्रिया ठीक रहेगी। तो वायु, पित्त का मतलब समझिए पित्तरस, और कफ का मतलब जो श्लेष्मा होता है कफ, वह मतलब अगर श्लेष्मा कफ की मात्रा बढ़ जाएगी तो खांसी सर्दी जुकाम होगा, यानी बुखार हो जाएगा। इस प्रकार से ये, तो कहने का मतलब है कि इसकी अवस्था सम हो। तो ये जो है ना, पहले आज भी आपने देखा होगा, कोई भी आयुर्वेद मतलब कोई भी जो है ना वेद चिकित्सा करता है ना आयुर्वेदिक, तो आपने देखा होगा एक चूर्ण आता है जिसका नाम होता है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण होता है ये। तो ये त्रिफला चूर्ण होता है, ये क्या काम करता है, ये कब्ज में काम करता है। कब्ज मतलब आयुर्वेद में ये माना जाता है कि कोई भी बीमारी जो प्रारंभ होती है वो किससे होती है, कब्ज से होती है। और आज भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जो क्या माना जाता है कि यही कब्ज की बीमारी जो है कई रोगों को जन्म देती है। तो याद रखना, त्रिफला जो होता है, तो जो त्रिफला जो चूर्ण होता है, तो ये त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद में इतने सालों पहले बनाया गया था और आज भी चलता है। इसमें कोई भी जो टॉनिक दिया जाए ना आयुर्वेद की चिकित्सा करते समय, तो पहले क्या दिया जाएगा, त्रिफला चूर्ण लेना पड़ता है गर्म पानी से सुबह शाम, और उसके बाद फिर दूसरी मेडिसिन काम करेगी। ये सिद्धांत आज भी लागू होता है। आपने देखा होगा, आपको किसी को बुखार आए, बीमार हो गए, तो आपने देखा होगा डॉक्टर ने बताया भूखे पेट के कैप्सूल, भूखे पेट के कैप्सूल, तो भूखे पेट में करो, ये आपने बताया, उन्होंने बताया होगा ये भूखे पेट लेनी है, यानी दिन में एक बार, चाहे सुबह या शाम को।
तो भूखे पेट की है क्या, वो रियल में ये जो त्रिफला की जो क्रिया प्रणाली है ना, यानी कब्ज को ठीक करने वाली होती है। क्योंकि कोई भी बीमारी कब्ज से प्रारंभ होती है, और कब्ज से जो मानो वो जटिल से जटिल बीमारियां जो है ना कब्ज से प्रारंभ होती है। तो अगर कब्ज नहीं है शरीर में, तो फिर किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो भूखे पेट के केस सुन लिए, नाम सुना होगा आपने। एक तो जैसे पेंटोसिड, तो ब्रांड का नाम हो रहा हो, पेंटोसिड। इसमें क्या आता है, पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल ये रहता है 40 mg। और डोमेप्राडोन, डोमेप्राडोन ये जैसे अलग अलग हिसाब रहता है, ये 30 mg भी रहता है, और किसी में 10 mg भी रहता है। अगर ये 20 mg है तो फिर ये 10 mg रहेगा। तो ये पेंटोसिड एक ब्रांड का नाम है। इस साइड को देखो, ये कई ब्रांड है, जैसे पेंटोकाइंड, पेंटोटेब, कई टेबलेट आती है इस नाम की। तो ये क्या है, भूखे पेट लेने वाली है, हार्ट के पेशेंटों को दी जाती है, जिनके कब्ज की बार बार कब्ज की प्रॉब्लम होती है ना। तो ये क्या है, कब्ज का कई बार हार्ट पे भी क्या मतलब जो गैस बनती है ना कब्ज के दौरान, तो हार्ट पे भी क्या है वो जोर डालती है। तो ये टेबलेट मुख्य रूप से अच्छा दी क्यों जाती है, क्योंकि हमारे को क्या हो, जैसे कोई भी जो एंटीबायोटिक देंगे, जैसे एमोक्सिलिन, या फिर जैसे इसका नाम होता है सिप्रोक्सिन, सिप्रोक्सिन, या फिर एम्पिसिलिन, या फिर जैसे सेपेडोक्सिम, सेफेडोक्सिम। आज का आधुनिक ब्रांड ये दी जाती है सर्वप्रथम। इससे भी ठीक नहीं होता तो फिर एमोक्सिलिन दी जाती है। तो सेपेडोक्सिम जी मतलब जी पोड के नाम से है ना, मोनोपोड कई नाम से आती है, कई अलग अलग ब्रांड है। साल्ट कौन सा रहता है, सेपेडोक्सिम प्रोक्सेक्टिल, यानी ये 200 mg का रहता है। कोई भी एंटीबायोटिक चलाएंगे तो एंटीबायोटिक क्या करती है, कब्ज करती है, ठीक है, वो रोग शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करती है, शरीर को रोग मुक्त करती है, लेकिन साथ में क्या है, कब्ज पैदा करती है। इसलिए ये चाहे मलेरिया कोई सा भी ट्रीटमेंट चलाओ, आपको भूखे पेट जरूर दी जाएगी ये। तो वो इसी सिद्धांत पर कार्य कर रही है आज भी। और इसके बाद देखते हैं, एक आती है फिर ओमेप्राजोल, सुना होगा आपने, ओमेप्राजोल नाम से आती है। तो जैसे ओमिजोल, ओमिकाइंड, कई नाम ब्रांड है, लेकिन जो है ना ज्यादातर ये 60 ही काम लिया जाता है। एक और आता है रेप्रेम्पाजोल, लेकिन ज्यादातर ये ठीक रहता है, इसका कोई ज्यादा यूं डिफिकल्ट प्रभाव नहीं पड़ता, साइड प्रभाव। ये थोड़ा इसकी ज्यादा मात्रा लेने पर शरीर की जो आंव रहती है ना मलाशय के नीचे वाली, ये बाहर निकल आती कई बार ज्यादा ओवरडोज हो जाए तो कहने का अर्थ है किस प्रकार से ये स्वास्थ्य है ये। इसके बाद जो इसकी जो परिभाषा है, मेन तो आयुर्वेद के अनुसार तो परिभाषा होगी, है। इसके बाद है स्वास्थ्य की परिभाषा है, तो W इसके अनुसार चल सकते हैं। पर स्वास्थ्य, ये भी परिभाषा है, स्वास्थ्य की परिभाषा किसके अनुसार, WHO के अनुसार। WHO क्या है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने, कई दार्शनिकों ने अलग अलग परिभाषा दे रखी है। तो इसमें पहला ये देखते हैं, देखिए स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ होने की अवस्था है। वही ये तीनों शब्द जुड़ेंगे, याद रखना अच्छी तरह से। स्वास्थ्य जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो देखिए स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक। तो क्या रहेगा, वही परिभाषा देख रहे हैं कि
जो है स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ होने की अवस्था है। एक बार फिर देखें, स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ होने की अवस्था है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी है। और परिभाषाएं तो कह दे रखी है, लेकिन इसमें ज्यादातर ये आती परिभाषा, और वो तो 2-5 फिर आपको अलग अलग वैज्ञानिकों की जब एक बार पढ़ते हैं ना तो याद रह जाती है, और जरूरी उसमें से आई जाए। ये तो मैं आपके एक सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ कि भाई चैप्टर के अनुसार चल रहे हैं, उस हिसाब से है ये। और ये भी है कि एनाटोमी तो पूरी पढ़ाऊंगा मैं इसमें, बाद में किन्सियोलॉजी का, स्पोर्ट मेडिसिन का देखेंगे, क्योंकि इसमें आप जितना आपके विश्वास के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी आप 20-25 जो जुड़े हुए हैं ना, तो अधिकांश की मतलब मैं भी सोचता हूँ कि बेचारे इंतजार करते हैं और क्लास पूरी से देखते हैं, तो 20-25 के अनुसार ही मैं अभी मतलब पढ़ा रहा हूँ। अन्यथा कई बार ऐसा देखता है जैसे अपन करते हैं ना सब्सक्राइबर, तो कई बेचारे कुछ तो ने कोशिश भी की है और कुछ करते भी हैं और कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये देखा कि जो कई बार ऐसे वीडियो डालते हैं ना जो लोगों की जानकारी में नहीं है, तो उसमें व्यूज जल्दी आते हैं और मतलब ज़्यादा आते हैं, जबकि इसमें तो आप सेलेक्टेड जो जुड़ रहे हो ना वही देखेंगे और तो दूसरा देखने का रहा नहीं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और मतलब हमारे को ये भी देखना है कि जैसे यूट्यूब की जो सामान्य जो मतलब एबिलिटी है ना, उसके अनुसार चलना है, तो 1000 सब्सक्राइबर भी करने हैं, और दूसरा व्यूज जो है सामान्य, तो क्योंकि आप ही जो जुड़ रहे हो ना 20-25 देख रहे हो, लेकिन जो है हम दूसरे जैसे वीडियो डालते हैं, कोई रोचक वीडियो या ऐतिहासिक कोई ऐसी चीज पहले नहीं देखी हो, तो उसमें व्यूज जल्दी मतलब ज़्यादा आते हैं। या आपने देखा होगा एक था वो जन्नांग वाला टॉपिक, तो उसमें 600 से 650 आया 24 घंटे में मतलब। तो इसमें फिर भी आपकी भावनाओं को देखते हुए मतलब ये सिलेबस तो पूरा कराऊंगा एनाटॉमी का। इसके बाद फिर देखेंगे क्या स्थिति रहती है। तो आपसे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कोशिश करें और सब्सक्राइबर कराएं मतलब चैनल। यूँ मानो कि आपके अनुसार ही चल रहा हूँ मैं, आपकी फैसिलिटी के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा कोई इसमें ज़्यादा कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। लेकिन जो अपन दूसरे डालेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा आता है इसमें, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आगे हम चलते हैं स्वास्थ्य, जो है ना स्वास्थ्य के आयाम, ये बीच के से कुछ टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्वास्थ्य के आयाम, इसकी स्टडी को ये स्टडी कल करेंगे, क्योंकि बड़ी मानो आपके जो 20-25 जुड़े उनके साथ चाहे टाइम नहीं मिलता, फिर भी मुझे जैसे भी टाइम मिलता है वैसे ये स्टडी करानी पड़ती है, मतलब स्टडी करा रहा हूँ मैं। ये ऐसा इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि पहले टॉपिक देखने पड़ते हैं, कौन सा टॉपिक है, कब आया था, क्वेश्चन पेपर उठा के देखना पड़ता है, इसमें से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, सारा सेटअप तैयार करना पड़ता है। तो ये आसान नहीं होता, कई बार टाइम नहीं मिलता। फिर भी मेरी कोशिश ये है कि एनाटोमी वाला पोर्शन तो मैं पूरा कराऊंगा, ये तो पक्का है ये, क्योंकि इसमें 2-3 चैप्टर हैं, जिसे है ना 14, तो 15 में स्वच्छता और 16 में स्वास्थ्य शिक्षा, है ना, इसमें खत्म हो जाएगा ये जितना भी चैप्टर है। तो ये तो पूरा करवाएंगे। बाकी अगर देखते हैं उसमें अच्छी आप कोशिश करते हो, जैसे व्यूज तो ठीक है कम बढ़े, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करते हैं ना क्लास को तो व्यूज भी बढ़ते हैं। दूसरा सब्सक्राइबर, मेन चुनौती होती है सब्सक्राइबर बढ़ने की, तो वो आप कोशिश करें। तो फिर देखें अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो फिर स्पोर्ट मेडिसिन और किन्सियोलॉजी भी पढ़ाएंगे, अन्यथा फिर यहाँ तक सीमित करेंगे। ऐसा नहीं कि चैनल बंद होगा, फिर इसमें मैं दूसरे जो है ना जैसे कोई जीके के या फिर कोई ऐतिहासिक तथ्य या गेम से संबंधित जो कॉलेज में होती है ना वो एक्टिविटी, क्योंकि इसमें क्या लोग बाग ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं जो पहले कभी नहीं देखी हो, तो उसमें जो है व्यूज ज़्यादा आते हैं। तो ये और है मतलब ज़्यादा यूँ मानो कि 10-15 दिन में आपको ये एनाटॉमी का सिलेबस हो जाएगा। बाकी कल पढ़ेंगे।